Honorable Jayant Chaudhary ji. But one thing more, जो लोग अपने पेपर रिटन स्पीच को ले करना चाहते हैं टेबल पर, those who want to lay their written speech on the table of the house, they can do even now. Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, At the very first session, madam, you are asking to lay speeches. महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन, अपने दल का समर्थन देने के लिए आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चर्चा करी। प्रमुख रूप से जो 5 वार्षिक रिपोर्ट जनता के समक्ष देने की बात उन्होंने करी, पर्यावरण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, आधारिक संरचना पर, मेरे विचार में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी जनता में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा स्थापित करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए कि इन महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार की क्या नीति, योजनाएं और कार्य। साथ ही जो जुडिशल रिफॉर्म की बात कही गई है, आज जनता की अपेक्षाएं हैं और ख़ास तौर से वो जो न्याय की मांग को लेकर न्यायालयों में अपने मामले दर्ज कराते हैं, उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और राजनीतिक व्यवस्था के सामने जो मुश्किलें हैं, राजनीतिक अपराधीकरण और राजनीतिक भ्रष्टाचार, इन दोनों समस्याओं का भी काफ़ी हद तक जुडिशल रिफॉर्म अगर किया जाए जल्द, तो इन समस्याओं का समाधान भी ये साबित हो सकता है। मैं स्वागत महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में उस बात का भी करता हूं कि जो उन्होंने, सरकार ने बात रखी है कि एक नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बनाया जाए। ये एक पहल होगी। परंपरागत खेती, जैविक खेती और दूसरे विकल्पों को तलाशने के लिए और किसानों को जानकारी उनके बारे में दिलाने के लिए ये एक अच्छा अवसर है। मैं स्वागत, साथ ही चूंकि हमारे पार्टी के नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने उस विषय पे एक प्राइवेट बिल भी इस संसद के हाउस में पेश किया था, तो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो बिल सरकार की ओर से जो बात रखी गई है, उसका भी अपने दल की ओर से स्वागत करता हूं। और भूमि अधिग्रहित जो सरकार करती है, उसको नियमित करने के लिए जो बिल पेशी की बात कही गई है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इन बातों के साथ साथ और अनेकों ऐसी चर्चाएं जो समय की पाबंदी होने के कारण उन पर मैं नहीं जा सकता, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बिंदु हैं जिन पे आज मुझसे अनुभवी और विद्वान नेताओं ने अपनी बातें रखी, लेकिन बार बार दोहराने में भी कुछ लाभ हो सकता है। शायद हार कर, थक कर सरकार हमारी सुन ले और विशेष रूप से किसान की और कृषि के सामने जो समस्या, प्रमुख रूप से मार्केट एक्सेस, मंडी तक किसान पहुंचाए और उसको अपनी उस मेहनत का, खून पसीने की वाजिब मूल्य मिले, इस कठोर धरती को कैसे अपने प्रेम से सींचने का काम देश का किसान और मजदूर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दाम नहीं मिल रहा। मुझसे पूर्व में ये बात उठ चुकी है। और नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर्स जो स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित 2007 में पारित हो चुकी है, उसमें ये बात रखी गई है, ये बात नहीं स्वीकारी गई, माफ़ करिए, कि स्वामीनाथन कमीशन ने जो बात रखी कि लागत पे आधारित होना चाहिए किसान के लिए मूल्य। अब दुनिया में किसी भी उत्पादक को ले लीजिए, उसे अधिकार है, जो बेचना चाहता है लागत के आधार पे अपना मूल्य तय करता है। और जो स्वामीनाथन कमीशन का प्रस्ताव है कि 50% लाभकारी मूल्य किसान को दिया जाए,
मेरी राय है, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस मांग को रखना चाहूंगा कि इसे गंभीरता से सरकार ले। किसान के लिए और समस्या सही वक्त पर सही दाम पर उन्हें मिले इनपुट, क्रेडिट की समस्या है। किसान को ऋण कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता, हमें मालूम। शरद पवार जी का एक बयान आया था इस विषय में और उन्होंने कहा कि 40% भारत का किसान ऑर्गेनाइज सेक्टर से उन्हें लोन नहीं मिल रहे हैं। तो ऋण प्राप्त करने की इस पूरी प्रणाली में सुधार लाने की, इसको सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि महाजन के चुंगल से किसान को छुटकारा मिल सके। साथ ही 4% सस्ते दरों पर देश के किसान और बुनकरों को कर्ज मिलना चाहिए। ये समस्या है। एक और बिंदु जिस पर चर्चा दुर्भाग्यपूर्ण राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हुई, दुनिया में विकसित देश भी कृषि के घरेलू उत्पाद का 2 से 3% कृषि क्षेत्र के अनुसंधान पे खर्च करते हैं। हमने कौन से नए आविष्कार निकाले हैं, कौन से नए प्रयोग निकाले हैं और किसान को उनकी जानकारी है कि नहीं। 45 से ज़्यादा एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में, उनका क्या हाल है? पूरा का पूरा काम आउटसोर्स कर देते हैं। तो इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। कृषि के घरेलू उत्पाद का मात्र 0.5% हमारी देश की सरकार खर्च कर रही है, जब औसत 0.7% भारत जैसे अन्य कृषि प्रधान देशों में है। तो इसको बढ़ाना होगा। पानी की, सिंचाई की जो समस्या उठाई गई है, हमारी राय में राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी हो। राज्यों में संघर्ष चल रहे हैं आपस में। हमारे पड़ोसी देशों के साथ गंभीरता से जो हमें बातें उठानी चाहिए, क्योंकि उनके देश में जो नदियां हैं, बार बार हमारे देश में बाढ़ आ रही हैं, लोग उससे पीड़ित हैं। उस सवाल को कोई नहीं लेने वाला। कितना पानी उद्योग के लिए, कितना पानी शहर के लिए, कितना पानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कितना किसान के लिए, पेयजल कौन तय करेगा? आने वाले 20 वर्षों में स्थिति पैदा हो सकती है कि जैसे आज हम कच्चे तेल की खोज करते हैं और चिंतित हैं, पानी एक ऐसा रिसोर्स है, उसके लिए ठोस कदम हमें आज ही उठाने होंगे, निर्धारित करना हो। 2 मिनट में वाइंड अप कीजिए आप प्लीज। मैडम चेयरपर्सन, पहली बार बैटिंग का मौका मिला है, वो इसीलिए आपको 10 मिनट दिए हैं, 5, क्योंकि 30-35 लोग हैं। बिल्कुल मैं जल्द करता हूँ। मैं समझ सकती हूँ, ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन 10 मिनट्स टू हिम। मैं साथ ही ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में नीतियों की शायद कमी नहीं है। मेरा अनुभव अभी कम है, लेकिन जितनी चर्चाओं में मैं यहाँ शामिल हुआ, जितनी मैंने रिपोर्ट पढ़ी, जितनी देश की योजनाओं की मुझे जानकारी, सब अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या उनकी प्रैक्टिकलिटी है, वास्तविकता क्या है, उसका क्या लाभ किसान तक पहुंच रहा है, गरीब आदमी तक पहुंच रहा है? और उस विषय में एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे चिदम्बरम जी, माननीय आदरणीय चिदम्बरम जी ने 2007 के बजट के स्पीच में ये बात कही थी कि जो हम अनुदान दे रहे हैं किसान को, फर्टिलाइजर सब्सिडी, उसके लिए हम पायलट प्रोजेक्ट बनाएंगे और सीधा उसको किसान के खाते में देने के विकल्पों को तलाशेंगे। अब आज कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति देखता है 1,20,000 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो सोचता है बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या किसान को उसका कुछ लाभ मिल रहा है? सब्सिडी, अनुदान सरकार की ओर से सिर्फ मात्र सहायता नहीं है, ये भीख नहीं है, ये चैरिटी नहीं है। उसके पीछे मूल रूप से उद्देश्य होना चाहिए किसान को बेहतर खेती की तरफ ले जाना, उनको जागरूक करना, पर्यावरण को संभाल के रखना, खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान ढूंढना। इसलिए हमारी मांग है कि प्रोडक्ट बेस्ड, न्यूट्रिएंट बेस्ड हो। डॉक्टर को बुलाते हैं। अर्जन करेंगे, नहीं बोले जाएंगे। डॉक्टर को क्या हुआ? Should I George?
Adjust. జారనే కొంచెం ఏదో అన్కాన్షియస్ Please continue. डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, इन सभी पहलुओं पे बहुत गंभीरता से चर्चा की आवश्यकता है और सरकार को जल्द इसमें स्पष्टीकरण करना होगा। मैं साथ ही एक और पहलू कहना चाहूँगा कि बहुत सी नीतियाँ ऐसी होती हैं, अब भारत निर्माण है या सपनों का निर्माण है, जो एक घोषणा की गई है कि 5 वर्ष में मालिन बस्तियों को हम मिटा देंगे। अब मुझे थोड़ी आशंका होती है कि गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं या गरीबों को हटाने की हम बात कर रहे हैं। अपने नज़रों से गरीबों को हटाकर हम ये समझ लें कि देश प्रगति के राह पे चल दिया तो ये गलत होगा। हम कितनी ऊंची दीवारें क्यों ना बना लें, हम ये चाहें कि हमारे बड़े बड़े शहर सुरक्षित हों, स्वच्छ हों और द्वीप की तरह कार्य करें, तो ये संभव नहीं है। रिश्ता हमारे शहर में रह रहे गरीबों का, उनका रिश्ता जो ग्रामीण के गरीबों से है, उस रिश्ते को हमें समझना होगा। गांव की गरीबी अगर समाप्त नहीं होगी, जो स्वर्गीय चौई साहब ने कहा था इस देश के लिए कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, बहुत ही सरल बात थी और आज भी उस बात का महत्व है। चेयरपर्सन जी, मैं आखिर में एक बात जोड़ूंगा, चूंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ये चर्चा की गई कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये बात रखी गई है। आज भी चर्चा उस मुद्दे पे हुई है और जो एक मांग काफ़ी वक्त से उठाई जा रही है उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँ। चूंकि 80% महिला मजदूर ग्रामीण क्षेत्र की जमीन पे आधारित हैं, कृषि पे आधारित हैं, और मांग ये हो रही है कि जो किसान के लिए जो योजनाएं और नीतियां सरकार बनाती है, किसान के लिए क्रेडिट कार्ड है, अनेकों योजनाएं हैं, उनका लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच रहा। जमीन अधिग्रहित की जाती है, जिसके खाते में जमीन उसको पैसा दिया जाता है, जमीन पे अधिकार। और खास तौर से चूंकि 25-30% ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों का आर्थिक फैमिली का हेड, परिवार का हेड महिला है, जो विडो है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो किसान का जो दर्जा है वो महिलाओं को देना चाहिए, उसी से समाज में और आर्थिक रूप पे उनकी भागीदारी बनाई जा सकती है। इस मांग को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैं एक नौजवान हूं और नौजवानों की, नए मतदाताओं की जो रुचि थी इस चुनाव में, जो भागीदारी उन्होंने हिस्सेदारी करी है, उसकी हमें सराहना करनी होगी। बहुत आसान होता है व्यवस्था के बाहर रहते हुए आलोचना करना, लेकिन व्यवस्था में शामिल होने के लिए उन्होंने वोट किया, व्यवस्था में शामिल होने के लिए मुझ जैसे नौजवान संसद में खड़े हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा विशेष रूप से, चूंकि उनकी अपेक्षाओं को हम कैसे पूरा करेंगे, उस दिशा में हम सबको मिलकर कार्य करना है। मैं ये भी अपील करूँगा कि दूसरे देशों के तर्ज पर यूथ बजटिंग और चाइल्ड बजटिंग, जैसे जेंडर बजटिंग का हमारे देश में लागू है, उसी तरह सरकारी योजनाओं और निधियों के अंतर्गत कितना पैसा हम देश के भविष्य के लिए वास्तविक रूप से खर्च करने को तैयार हैं, वो आंकड़ा संसद में पेश होना चाहिए। Thank you, Judge. मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। Honorable श्रीमती हरसिमरत जी। और इसको ले लें क्या? I thank you, Honorable Madam, for giving me the opportunity to make my maiden speech. The first address of the newly